हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है बैंडीदास और ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग यदि वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें साल 1890 का समय बताया जाता है और फिल्म की शुरुआत में हमें एक क्राइम सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लेडी का मर्डर हो गया है। इस क्राइम सीन पर क्वेंटिन नाम का एक यंग फोरेंसिक साइंटिस्ट क्राइम केस को सॉल्व करने आया होता है। क्वेंटिन अपनी फोरेंसिक नॉलेज से कई बातों का पता लगा लेता है और फिर क्वेंटिन कहता है, महिला की बॉडी को देखकर पता लग रहा है कि किसी भी प्रकार के हथियार का यूज नहीं हुआ है। महिला के घर का सेफ पूरी तरह से सुरक्षित है, उससे चोरी करने की कोशिश नहीं की गई है, जिसे देखकर लग रहा है कि यहाँ पर रॉबरी का मोटिव बिल्कुल नहीं था। और रूम में कहीं भी दूसरे फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं मिले और हमें रूम के अंदर भी किसी भी प्रकार के जूतों के निशान नहीं मिले। इन सब से ये बात तय होती है कि महिला को मारने के लिए कोई भी रूम के अंदर इंटर नहीं हुआ। हमें महिला की नाक के ऊपर फूलों के ट्रेसेस मिले हैं और ये सारे पॉइंट इंडिकेट करते हैं कि लेडी फूलों के साथ अपने घर के अंदर एंटर हुई थी और उसके बाद वो लेडी फूलों को सूंघने लगी और तभी अचानक उस लेडी को छींक आई होगी और उसी वक्त लेडी का पांव रूम में रखे कारपेट के नीचे आ गया था और वो लेडी सर के बल नीचे गिर गई और ब्रेन में चोट लगने के कारण उस लेडी की वहीं पर डेथ हो गई। दूसरी भाषा में, इस लेडी का किसी ने मर्डर नहीं किया, बल्कि छींक आने की वजह से इस लेडी की डेथ हुई। यह सुनकर वहां मौजूद पुलिस वाले तालियां बजाने लगते हैं। इस जगह पर एक डमी क्राइम सीन बनाया होता है और क्वेंटिन इस जगह पर सभी को फोरेंसिक साइंस की इम्पोर्टेंट बता रहा होता है कि किस तरह से वो लोग केस को फोरेंसिक साइंस के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेंटिन वहां से निकल रहा होता है और वो अपनी मंगेतर को खुश होकर बता रहा होता है, अब पुलिस के केसेस सॉल्व करने में भी साइंस का यूज होने लगेगा। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को विश्वास दिलाया और उनके सामने ये साबित किया कि साइंस का यूज करके भी केसेस सॉल्व हो सकते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें मिस्टर ऐश को बताया जाता है, जो कि एक बड़े अमेरिकन बैंक को चला रहे होते हैं। मिस्टर ऐश उसी कमरे में मौजूद टेलर जैक्सन नाम के आदमी से कहते हैं, मुझे रेलवे ट्रैक का ये रूट बहुत ही पसंद आया, जो कि मेक्सिको से होकर गुजर रहा है। पर एक बात याद रखना मिस्टर जैक्सन, यदि 90 दिनों के अंदर हम इस रूट की जमीनों को नहीं खरीद पाए तो ये रेल रोड का प्रोजेक्ट किसी और बैंक के पास चला जाएगा। तब वहां मौजूद टेलर जैक्सन नाम का आदमी कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिस्टर ऐश, 90 दिनों के अंदर ये जमीनें हमारी होगी। आगे हमें कहानी में मेक्सिको की घटना बताई जाती है और हमें मारिया नाम की लड़की को बताया जाता है, जो कि एक किसान की बेटी होती है और मारिया को अपने घोड़े से बहुत प्यार होता है। दूसरी तरफ मारिया के पिता बैंक के मैनेजर से बात कर रहे होते हैं और मारिया के पिता बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपका लोन नहीं चुका पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी गिरवी रखी हुई जमीन को किसी और को बेच दे। तब बैंक का वो मैनेजर कहता है, पेड्रो, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। बड़े अमेरिकन बैंक ही हमारे कैश फ्लो को कंट्रोल करते हैं और वही हमारे बैंक को भी कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मारिया के पिता को ये बात पता चल चुकी थी कि मेक्सिको बैंक वाले उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। इसके लिए उसे बैंक के किसी बड़े अधिकारी से या मेक्सिको के किसी बड़े आदमी से मिलना होगा और ऐसा ही एक आदमी डॉन डिगो था, जो कि मेक्सिको की सारी जमीन को कंट्रोल करता था। मारिया को जब पता चलता है कि बैंक वालों ने उसके पिता की कोई भी बात नहीं मानी, तो मारिया अपने पिता की मर्जी के बिना डॉन डिगो के घर के लिए निकल जाती है। उसी समय डॉन डिगो से मिलने टाइलर जैक्सन भी पहुंच जाता है, क्योंकि उसे भी रेलवे ट्रैक के लिए जमीन की जरूरत थी। टाइलर जैक्सन डॉन डिगो के ड्राइंग रूम में उसका वेट कर रहा होता है। ड्राइंग रूम के बाहर डॉन डिगो की बेटी सारा घुड़सवारी कर रही होती है और टेलर बालकनी में आकर सारा को देखने लगता है। तभी वहां पर डॉन डिगो आकर टेलर से मिलता है। आगे सारा अपने पिता के ऑफिस में आती है और तब वहां पर उससे टेलर भी मिलता है। तो सारा को ये थोड़ा अजीब लगता है और सारा टेलर से सवाल करती है, एक बड़ा अमेरिकन बैंक मैक्सिकन बैंक में क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। तब टेलर कहता है, अमेरिकन बैंक उनके पिता के मैक्सिकन बैंक से एक इम्पोर्टेंट डील करना चाहते हैं। दूसरी तरफ डॉन डिगो से मिलने मारिया भी उसके घर के बाहर पहुंच चुकी थी, पर मारिया को डॉन डिगो के घर के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता। तब मारिया डॉन डिगो के घर की पीछे वाली दीवार से घर के अंदर एंटर होती है और मारिया घर में डॉन डिगो को ढूंढने लगती है। सारा भी अपने पिता से मिलकर कहीं जा रही होती है। तब सारा मारिया को देख लेती है और सारा मारिया से सवाल करती है, तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो। तब मारिया सारा से कहती है, तुम कौन हो।
तब सारा मारिया से कहती है मैं डॉन डिगो की बेटी हूँ और ये घर मेरा है। तब मारिया कहती है मैं तुम्हारे पिता से मिलने आई हूँ, मैं उनके साथ बिजनेस करती हूँ। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और वो मारिया को देखकर उसको पकड़ने लगते हैं, पर मारिया उनसे बचकर भाग रही होती है और वो उस कमरे में घुस जाती है जिस कमरे में डॉन डिगो और टेलर जैक्सन डील कर रहे थे। वहाँ पर मारिया मेक्सिको का नक्शा लगा हुआ देखती है और ये देखकर मारिया डॉन डिगो पर चिल्लाने लगती है, तुम अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे हो, हमारी जमीन अमेरिकन बैंक को बेचकर। तभी गार्ड आकर मारिया को पकड़कर जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं। आगे डॉन डिगो और टेलर जैक्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं और उसके बाद वो दोनों चीयर्स करते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेलर जैक्सन अपने आदमियों को लेकर मारिया के पिता के खेत में जाता है और टेलर जैक्सन मारिया के पिता से कहता है तुमने अपना बैंक का लोन नहीं चुकाया। बैंक के एग्रीमेंट के अनुसार यदि तुमने लोन नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन हमारी होगी, इसलिए हम तुम्हारी जमीन को अब 1 पैसे में खरीद रहे। तब मारिया के पिता कहते हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसके लिए तुम्हें मेरी डेड बॉडी से गुजरना होगा। तब टेलर जैक्सन अपनी गन निकालकर मारिया के पिता पर चला देता है और मारिया के पिता घायल हो जाते हैं और टेलर जैक्सन मारिया के पिता के ऊपर बैंक की रिसिप्ट रखकर उनके घर को और उनके अस्तबल को जलाकर वहां से निकल जाता है। सारा भी एक लोहार के पास अपने घोड़े की नाल सही करवाने आई होती है। तभी अचानक लोहार के घर के बाहर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग लोहार को घर के बाहर बुलाते हैं। लोहार घर के बाहर जाता है तो वो लोग लोहार को 1 पैसा देकर उसकी जमीन खरीदने की बात करते हैं। जब लोहार उन लोगों का विरोध करता है तो वो लोग लोहार को भी गोली मार देते हैं। सारा घर के अंदर होती है और वो ये सब देखकर डर जाती है। बाहर खड़े लोगों को भी घर के अंदर से हलचल की आवाज आती है। तब वो सारे बदमाश घर के अंदर आकर चेक करते हैं तो सारा पीछे के दरवाजे से घर से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ मारिया अपने पिता के खेत में आती है तो वो देखती है उसके पिता जख्मी पड़े हैं और उनके खेत को और घर को जला दिया गया है। दूसरी तरफ सारा भी अपने पिता डॉन डियागो के पास जाती है और सारा अपने पिता के ऑफिस में जाकर देखती है तो उसके पिता जमीन पर लेटे हुए थे और उनके मुंह से झाग निकल रहा होता है। उसी ऑफिस में टेलर जैक्सन भी होता है और सारा सब कुछ समझ जाती है कि उसके पिता को जहर देकर टेलर ने मार दिया है। यह जानकर सारा टेलर को मारने की कोशिश करती है। तब टेलर सारा पर गन तान कर कहता है तुम्हारे पिता के पास जो कुछ भी था अब वो सब मेरा है और इसमें तुम भी शामिल हो। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर रखूंगा और अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की उससे पहले मेरे आदमी तुम्हें मार देंगे। सारा को पता था कि वो इस तरह से टेलर का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए सारा टेलर से थोड़ा वक्त मांगती है। तब टेलर सारा को सोचने का वक्त देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे सारा अपने रूम में जाने लगती है और मौका मिलते ही सारा वहां से भागने लगती है। टेलर के आदमी सारा को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं पर ऐन मौके पर सारा अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मारिया अपने पिता को लेकर एक चर्च में जाती है। तब चर्च का पादरी मारिया को चर्च के अंदर बुलाता है। तब मारिया देखती है कि वहां पर पहले से ही काफी घायल लोग पड़े हुए थे और ये सब लोग भी वही थे जिनको गोली मारकर उनकी जमीनें छीन ली गई थी। सारा अपने घोड़े के साथ भागकर एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है और वहीं पर वो रात गुजारती है। अगली सुबह सारा हिम्मत करती है और वो सोचती है उसे गुजारा करने के लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, इसलिए वो बैंक लूटने का प्लान बनाती है। अगले दिन सारा अपनी गन लेकर बैंक में एंटर होती है तो वो देखती है बैंक में मौजूद लोग पहले से ही अपने हाथ खड़े कर खड़े हुए थे। तभी सारा को पता चलता है कि उससे पहले भी बैंक लूटने कोई दूसरा आया होता है और वो कोई और नहीं बल्कि मारिया थी जो कि बैंक लूटने आई थी। मारिया और सारा एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों में वापस नोकझोंक होने लगती है। बैंक का सारा स्टाफ भी सारा और मारिया को देखकर थोड़ा हैरान था। तब मारिया सारा से कहती है तुम ये कपड़ा पहनकर क्यों आई हो ताकि कोई तुम्हें पहचान नहीं सके कि ये तुम्हारे पिता का ही बैंक है। तब सारा कहती है ये मेरे पिता का बैंक था पर उन्होंने मेरे पिता को मार डाला और मैं उनके बैंक का पैसा लूटने आई हूँ। तभी बैंक का मैनेजर मारिया और सारा को खिड़की के बाहर इशारा करके कहता है। मारिया और सारा खिड़की के बाहर देखते हैं तो बैंक के बाहर टेलर जैक्सन अपने आदमियों के साथ आ चुका था। टेलर जैक्सन बैंक के अंदर एंटर होता है तो बैंक के अंदर सभी लोग रोजाना की तरह ही काम करने लगते हैं। टेलर जैक्सन बैंक के मैनेजर से मिलकर कहता है अब से तुम्हारा ये बैंक कैपिटल बैंक न्यूयॉर्क ट्रस्ट की एक संस्था बन चुका है, इसलिए अब तुम हमें इस बैंक की वॉल्ट तक ले जाओ। आगे टेलर जैक्सन मैनेजर के साथ वॉल्ट देखने अंदर चला जाता है। तभी बाहर छिपकर सारा और मारिया खड़े हुए थे, वो भी बैंक से बाहर निकल जाते हैं। टेलर जैक्सन वॉल्ट के अंदर देखता है तो वहां पर उसे सिर्फ फूल मिलते हैं।
यानी सारा और मारिया बैंक को लूटकर वहां से निकल चुके थे और इसमें उनका साथ बैंक के लोगों ने भी दिया था। दूसरी तरफ मारिया और सारा बैंक के कैश के साथ एक चर्च में होते हैं और मारिया इतने सारे कैश को देखकर बहुत खुश थी। मारिया सारा से कहती है, हमने कर दिखाया, इतने सारे पैसों से हम कई लोगों को खाना खिला सकते हैं। तब सारा कहती है, लोगों की मदद करने के लिए तुम्हें उनको उनकी जमीन वापस दिलवानी होगी। तब मारिया कहती है, तो तुमने ये बैंक क्यों लूटा? सारा कहती है, बदला लेने के लिए। उन्होंने बैंक के पैसों के लिए मेरे पिता को मार दिया, इसलिए मैंने उनका बैंक लूट लिया। ऐसा कहकर सारा पैसा लेकर वहां से जाने लगती है। तब मारिया सारा को रोककर कहती है, तुम जाना चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, पर ये पैसा यहीं पर रहेगा। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और काफी देर लड़ने के बाद वहां पर पादरी पाब्लो आ जाता है। पाब्लो को देखकर वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और पाब्लो उन दोनों से कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आगे पादरी उन दोनों को एक गुफा में ले जाता है जहाँ पर कई सारे मैक्सिकन लोग रह रहे थे। ये वही लोग थे जिनकी जमीनें उन लोगों से छीन ली गई थी। वहां पर मारिया अपने पिता से मिलती है जो अब पहले से ठीक थे। सारा वहां के लोकल लोगों की हालत देखकर काफी दुखी होती है। तब सारा मारिया से कहती है, अगर हमें इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तभी वहां पर पादरी भी आ जाता है। तब सारा कहती है, हम लोगों की भलाई के लिए बैंक लूटना चाहते हैं, पर इस काम में हमारी मदद कौन करेगा? तब पादरी कहता है, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इस काम में बहुत ही माहिर है। आगे हमें कहानी में बिल बक को दिखाया जाता है। बिल बक के घर के बाहर कुछ लोग आए हुए होते हैं और वो लोग बिल बक से सारा और मारिया के बारे में पूछ रहे होते हैं। तब बिल कहता है, मुझे इन दोनों के बारे में नहीं पता, क्या तुम अब यहाँ से जाओगे? तब बाहर खड़ा हुआ आदमी कहता है, अगर मैं नहीं जाऊँ तो? तब बिल अपनी गन उठाकर उस आदमी पर अड़ा देता है। गन के डर से वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। आगे बिल घर के अंदर आता है तो सारा और मारिया उसके घर के अंदर ही थे और बिल अपना घर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगता है। बिल कहता है, मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो आदमी और लोगों को लेकर यहाँ पर आने वाला है। तब सारा कहती है, लेकिन पादरी पाब्लो ने कहा है कि आप हमारी मदद करोगे, आप हमें सिखाओगे कि कैसे बैंक लूटे जाते हैं, क्योंकि आप अब तक 37 बैंक लूट चुके हो और आपको किसी ने नहीं पकड़ा। तब बिल कहता है, बैंक रॉबरी कोई बच्चों का काम नहीं। बिल अपने घोड़े में बैठकर वहां से जाने लगता है। तब मारिया और सारा किसी तरह से बिल को मना लेते हैं। आगे बिल उन दोनों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग देता है तो बिल देखता है कि मारिया की निशानेबाजी काफी अच्छी थी, पर सारा को गन चलाने में डर लगता था और वो गन नहीं चला पा रही थी। बाद में बिल को सारा के एक नए टैलेंट का पता चलता है कि सारा बंदूक से निशानेबाजी नहीं कर सकती थी, पर वो चाकू से काफी अच्छा निशाना लगाती थी। दूसरी तरफ टेलर जैक्सन ने न्यूयॉर्क से फोरेंसिक एक्सपर्ट क्वेंटिन को बुला लिया था ताकि क्वेंटिन बैंक चोर को पकड़ने के लिए उसकी मदद कर सके। आगे टेलर क्वेंटिन को लेकर उस बैंक में जाता है जहां पर चोरी हुई थी। तब क्वेंटिन सेफ में देखता है कि वहां पर बैंक की कुछ रिसिप्ट पड़ी हुई थी। ये सारी वही रिसिप्ट थी जो कि किसानों को गोली मारकर उनके पास छोड़ी गई थी। उन पेपर्स को देखकर क्वेंटिन कहता है, ये बहुत ही ऑड है, कोई भला एक पैसे में अपनी जमीन कैसे बेचेगा? तब टेलर क्वेंटिन से वो पेपर छीन लेता है और वो क्वेंटिन से कहता है, मिस्टर क्वेंटिन, आप फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हो और मैं जमीन के मामलों का, इसलिए क्यों ना अच्छा हो कि हम लोग अपना अपना काम करें। आगे मारिया और सारा की ट्रेनिंग खत्म होने पर बिल उनसे कहता है, अब तुम दोनों पूरी तरह से बैंक लूटने के लिए तैयार हो। आगे सारा और मारिया धीरे धीरे करके बैंक लूटना शुरू करते हैं और उनके नाम के पर्चे पूरी शहर की दीवारों पर चिपका दिए जाते हैं। दूसरी तरफ क्वेंटिन सारा के पिता डॉन डियागो के ऑफिस को देख रहा होता है। क्वेंटिन पता लगाने की कोशिश करता है कि सारा के पिता की डेथ कैसे हुई थी और क्वेंटिन को कारपेट के ऊपर कोई दाग नजर आते हैं। क्वेंटिन उस दाग की फोरेंसिक जांच करता है तो उसे पता चलता है कि सारा के पिता डॉन डियागो को जहर देकर मारा गया था। दूसरी तरफ पादरी पाब्लो सारा और मारिया को बताते हैं कोई न्यूयॉर्क से डिटेक्टिव आया है बैंक्स की मदद करने के लिए। तभी कोई आदमी चर्च का दरवाजा खटखटाता है। पादरी पाब्लो दरवाजा खोलते हैं तो चर्च के बाहर क्वेंटिन ही खड़ा हुआ था। क्वेंटिन पाब्लो को डॉन डिगो की फैमिली फोटो दिखाता है और क्वेंटिन पादरी पाब्लो से पूछता है, इस फोटो में जो बच्ची है वो डॉन डिगो की बच्ची है, क्या इस बच्ची की अपने पिता के साथ कोई अनबन थी? सारा भी ये सब सुन रही थी क्योंकि क्वेंटिन उसके और उसके पिता के बारे में सवाल कर रहा था। तब पादरी पाब्लो कहते हैं, सारा अपने पिता को बहुत प्यार करती थी, आप ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? क्वेंटिन कहता है, जिस तरह से इनकी डेथ हुई थी उस कारण ये क्वेश्चन पूछना बनता है, और ऐसा कहकर क्वेंटिन वहां से निकल जाता है। सारा को थोड़ी बेचैनी होती है कि क्वेंटिन उसके पिता के बारे में सवाल क्यों कर रहा था। तब मारिया और सारा उस होटल में जाते हैं जहाँ पर क्वेंटिन ठहरा हुआ था
और वो दोनों वहाँ पर डांस करने वाली लड़कियों के कपड़े पहनकर क्वेंटिन के रूम में घुस जाते हैं। क्वेंटिन टॉवेल में होता है और सारा और मारिया उस पर गन अड़ा देते हैं। डर के कारण क्वेंटिन का टॉवेल उसके हाथ से छूट जाता है और क्वेंटिन सारा और मारिया को देखकर समझ जाता है कि ये दोनों वही लड़कियां हैं जो बैंक में रॉबरी करती है। तब क्वेंटिन उन दोनों से कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। तब सारा और मारिया क्वेंटिन को बेड से ही बांध देती है और आगे सारा क्वेंटिन से उसके पिता के बारे में सवाल करती है। तब क्वेंटिन कहता है, आपके पिता की डेथ हार्ट अटैक के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। मैंने ये बात फोरेंसिक साइंस के द्वारा पता लगाई है, पर तुम्हें अमेरिकन बैंक को लूटने का कोई हक नहीं। तब मारिया कहती है, हम मैक्सिकन बैंक को लूट रहे। तब क्वेंटिन कहता है, इन बैंकों को अब कैपिटल बैंकों द्वारा खरीद लिया गया है, इसलिए इन बैंकों का प्रोटेक्शन भी अमेरिकन लॉ द्वारा किया जाएगा। यह सुनकर वो दोनों क्वेंटिन का मुंह वापस बंद कर देते हैं। आगे मारिया और सारा क्वेंटिन को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी टाइलर का एक आदमी मारिया और सारा को देख लेता है और मारिया और सारा क्वेंटिन को उस बैंक में ले जाती है जहां पर सबसे पहले उन्होंने रॉबरी की थी। और मारिया और सारा उस बैंक में रखे पेपर क्वेंटिन को दिखाती है कि किस तरीके से बैंक वालों ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और उन जमीनों को किसानों से 1 पैसे में खरीद लिया। कौन किसान अपनी जमीन 1 पैसे में बेचेगा? उन पेपर को देखकर क्वेंटिन को पता चलता है कि किस तरीके से किसानों से उनकी जमीनें छीनी गई। अब बैंक के बाहर टाइलर के आदमी भी आ चुके थे सारा और मारिया को पकड़ने, और सारा और मारिया के पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। तब क्वेंटिन उन दोनों को वहां से भागने का रास्ता सुझाता है। आगे सारा और मारिया क्वेंटिन को बंदी बनाकर उस पर गन अड़ाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। टाइलर के आदमी को पता होता है कि क्वेंटिन टाइलर के बॉस का दामाद है, इसलिए वो लोग सारा और मारिया को वहां से जाने देते हैं। टाइलर के आदमी ये बात टाइलर को बताते हैं। तब टाइलर अपने आदमियों को मारकर उन दोनों लड़कियों को चारों तरफ ढूंढने को कहता है। दूसरी तरफ क्वेंटिन सारा और मारिया के साथ जंगल में होता है। सारा इस बात से परेशान थी कि टाइलर ने बैंकों में काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। तब टाइलर सारा से कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों ही बहुत ही नोबेल काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस काम में पूरी मदद करूंगा। क्वेंटिन सारा को आइडिया देता है कि टाइलर के आदमी 2 लड़कियों को ढूंढ रहे। यदि बैंक लूटने 2 लड़कियां नहीं एक कपल जाए तो किसी को भी उन पर शक नहीं होगा। सारा को क्वेंटिन का आइडिया पसंद आता है और उसके बाद मारिया और क्वेंटिन पति पत्नी बनकर बैंक में जाते हैं। उस बैंक के बाहर टाइलर के काफी सारे आदमी खड़े थे जो कि बैंक पर नजर रख रहे थे। सारा भी ये सब दूर से दूरबीन के जरिए देख रही होती है। आगे बैंक का मैनेजर मारिया और क्वेंटिन को बैंक के अंदर ले जाता है और वो कहता है, आप हमारे बैंक में पैसा और ज्वेलरी सेफ्टी से रख सकते हो। आगे बैंक मैनेजर उन दोनों को बैंक की वॉल्ट दिखाता है और वो उसकी मजबूती के बारे में बताता है। दूसरी तरफ सारा भी अपना घोड़ा लेकर बैंक के ऊपर पहुंच चुकी थी। घोड़े की आवाज सुनकर मारिया अपने पास से गन निकालकर बैंक मैनेजर पर अड़ा देती है और बैंक मैनेजर गन को देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। तभी बैंक में एक आदमी आ जाता है और मारिया उस पर गोली चलाती है। गोली की आवाज सुनकर बैंक के बाहर मौजूद टाइलर के सभी आदमी सतर्क हो जाते हैं और मारिया टेबल पर चढ़ के बैंक के ऊपर मौजूद 2 गार्ड को मार देती है। मारिया बैंक के अंदर के सभी दरवाजों को बंद कर देती है और क्वेंटिन वॉल्ट को खोलने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद क्वेंटिन आखिरकार लॉकर को खोल देता है और उस लॉकर में बहुत सारे पैसे होते हैं। क्वेंटिन उन पैसों को बैग में भरने लगता है और मारिया एक विस्फोटक में आग लगाकर उसे ऊपर फेंकती है। वो विस्फोटक बैंक की सैंडिलियर पर जाकर फंस जाता है और तभी बैंक में एक विस्फोट होता है जिससे बैंक की छत में एक बड़ा होल हो जाता है। क्वेंटिन और मारिया बैंक के लॉकर से पैसे निकालते हैं और उसके बाद सारा उन दोनों के लिए बैंक के अंदर रस्सी पहुंचाती है। रस्सी के सहारे क्वेंटिन और मारिया बैंक से निकल जाते हैं। टाइलर के आदमी बैंक के अंदर आते हैं तो उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता। तब तक क्वेंटिन, सारा और मारिया घोड़ों के जरिए वहां से भाग जाते हैं। जब इस रॉबरी की खबर टाइलर जैक्सन को मिलती है तो वो गुस्से से झल्ला जाता है। उसी समय वहां पर मैक्सिको का गवर्नर आ जाता है और गवर्नर टाइलर से कहता है, मिनिस्टर को अपने सोने की चिंता है जो उन्होंने आपके बैंक में रखा है। उनका कहना है कि वो अपने गोल्ड को किसी ऐसे बैंक में रखना चाहते हैं जिसका मालिकाना हक आपके पास ना हो, क्योंकि आपके बैंकों में लगातार रॉबरी हो रही है और उनको उनका सोना खो जाने का डर है। तब टाइलर गवर्नर को अपने बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम दिखाता है और वो गवर्नर को बैंक में ले जाकर बैंक में ही काम करने वाला एक आदमी को फर्श पर पांव रखने को कहता है। जैसे ही वो आदमी फर्श पर पांव रखता है वैसे ही बैंक का सायरन बजने लगता है। गवर्नर को ये नया सिक्योरिटी सिस्टम देखकर थोड़ा भरोसा हो जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ हमारा गोल्ड आपके बैंक के पास पूरी तरह से सेफ है, पर यह सिक्योरिटी सिस्टम अभी आपके बाकी बैंकों में नहीं लगा है। टाइलर कहता है, इसलिए हमने अभी कोई भी केस दूसरे बैंकों में नहीं रखा।
हमारा सारा कैश ऊपर वाले कमरे में है जहाँ पर ये सिक्योरिटी सिस्टम है और बैंक को लूटने वाली वो दोनों लड़कियां यहाँ पर नहीं आ सकती। आगे क्वेंटिन सारा और मारिया के साथ उस बैंक का मैप देखता है और वो वहाँ पर लगे सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में जानकर कहता है हम इस बैंक को नहीं लूट सकते क्योंकि बैंक के ऊपर वाले हिस्से का फर्श अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम से लैस है। इस अलार्म से बचना बहुत मुश्किल है। इन टाइल्स के बीच में 1 इंच का मार्जिन है जहाँ पर अलार्म काम नहीं करता है, पर उस 1 इंच पर कोई कैसे चल पाएगा। और इससे बचकर हम वॉल तक पहुँच भी गए तो चाबी का क्या। तभी वहाँ पर बैंक में काम करने वाला एक मजदूर आता है जिसके पास चाबी का गुच्छा था, जो बैंक से अपने साथ पूरा चाबी का गुच्छा चुरा कर ले आया था। अब रात के वक्त वो तीनों बैंक की सामने वाली बिल्डिंग की छत पर होते हैं और वो देखते हैं बैंक के नीचे कई सारे गार्ड्स थे और वो दारू पी रहे थे। क्वेंटिन अपने साथ कुछ तीर लेकर आया था और क्वेंटिन उन्हीं में से एक तीर बैंक की बालकनी में खड़े एक आदमी को मार देता है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। आगे सारा एक रस्सी में हुक बांधकर उसे बैंक की बालकनी में फंसा देती है। अब सारा रस्सी के सहारे बैंक की बालकनी तक पहुंच जाती है और उसके बाद क्वेंटिन भी रस्सी के सहारे बैंक की बालकनी तक पहुंच जाता है। आगे वो दोनों बैंक के अंदर इंटर होते हैं और चाबियों से सारे दरवाजों को खोल देते हैं और वो बैंक की वॉल तक पहुंच जाते हैं जहाँ की फर्श पर अलार्म लगा हुआ था। सारा अपने साथ ऐसे जूते लेकर आई थी जिससे वो कम जगह घेर कर चल सकती थी और वो अपने साथ एक डंडा भी लाई थी जिससे वो अपने आप को बैलेंस कर सके। आगे सारा उन जूतों को पहनकर टाइल्स के बीच में बनी जगह पर चलने लगती है जहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म मौजूद नहीं था और किसी तरह से सारा उस वॉल्ट तक पहुंच जाती है। सारा उस वॉल्ट को ओपन करती है तो उसमें बहुत सारा पैसा होता है। सारा उस वॉल्ट का सारा पैसा अपने बैग में डालने लगती है। दूसरी तरफ मारिया बाहर गार्ड्स पर नजर रख रही थी। आगे मारिया देखती है कि वहां पर और भी कई सारे गार्ड्स आ गए थे बैंक पर नजर रखने के लिए। ये देखकर मारिया भी सारा के पास जाने लगती है उन्हें बचाने के लिए। दूसरी तरफ सारा पैसों से भरे बैग्स को लेकर अलार्म वाली फर्श के बीच में से निकलने की कोशिश करती है। तभी सारा को छींक आ जाती है और वो सारे पैसे के बैग्स को गिरा देती है, जिसके कारण बैंक का अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजते ही सारे गार्ड सचेत हो जाते हैं और क्वेंटिन और सारा पैसों के बैग्स को लेकर वहां से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब क्वेंटिन और सारा दूसरी दिशा में भागने लगते हैं। तब तक वहां पर मारिया भी पहुंच चुकी थी और वो दोनों मारिया से टकराकर वहीं पर गिर जाते हैं और गार्ड्स क्वेंटिन, सारा, मारिया तीनों को पकड़ लेते हैं। आगे टाइलर उन तीनों के पकड़े जाने के कारण बहुत खुश होता है और वो इन तीनों को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ गार्ड्स उन तीनों को पकड़कर फांसी देने ले जा रहे थे और गाड़ी के अंदर वो तीनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी अचानक बाहर से गोलियां चलने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद ये गोले की आवाज शांत हो जाती है। आगे उस लारी का दरवाजा खुलता है जिसके अंदर वो तीनों बंद थे। वो तीनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर कई सारे मैक्सिकन लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिसमें मारिया के पिता भी शामिल थे। मैक्सिको के लोगों ने उन तीनों को छुड़ा लिया होता है और इतनी सारी भीड़ को अपने साथ देखकर वो तीनों काफी खुश होते हैं। मारिया और सारा को छुड़ाए जाने की खबर टाइलर को मिलती है और टाइलर गुस्से से गवर्नर के रूम में जाता है और वो गवर्नर से कहता है, मेरे लोगों ने उन बैंक रॉबरी करने वालों को पकड़ लिया था, पर आपके मैक्सिको के लोगों ने उन्हें छुड़ा लिया। तब गवर्नर कहता है, हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ कि हमारे लोगों ने ही उन लोगों को छुड़ाया है। अब शायद ये सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही कोई सॉल्यूशन दे कि हम इस मुसीबत से कैसे निपट सकते हैं। तब टाइलर कहता है, मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। मैं यहाँ पर मौजूद सारे गोल्ड को टेक्सास ले जाने वाला हूँ। यह खबर वहीं पर काम करने वाली एक लेडी सुन लेती है और वो ये खबर आकर मारिया और सारा उसके ग्रुप को बताती है। यह न्यूज सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि टाइलर यहाँ के पैसों के सिस्टम को खत्म करना चाहता है, पर मारिया इस बात को नहीं समझ पाती और मारिया कहती है, उन्हें सारे गोल्ड को ले जाने दो, हम यहाँ पर रखा सारा पैसा चुरा लेंगे। तब सारा मारिया को समझाती है, किसी भी देश का करेंसी सिस्टम उस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश ने कितना गोल्ड जमा कर रखा है। अगर टाइलर यहाँ से सारा गोल्ड ले जाएगा तो यहाँ की करेंसी का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा और नोट सिर्फ पेपर के टुकड़े बन के रह जाएंगे, क्योंकि नोटों की वैल्यू गोल्ड के द्वारा ही आंकी जाती है। जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड होता है उनकी करेंसी उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए गोल्ड के बिना यहाँ की करेंसी सिर्फ पेपर के टुकड़े है। तब मारिया कहती है, तो हम क्यों ना इस बार गोल्ड को ही चुराएं। अब अगले दिन टाइलर मैक्सिको को सारा सोना ट्रेन में लेकर जा रहा होता है और उसके साथ ट्रेन में मैक्सिको के गवर्नर मिस्टर एश, न्यूयॉर्क बैंक के हेड और उनकी बेटी थी जो कि क्वेंटिन की मंगेतर भी थी। आगे टाइलर मिस्टर एश को ट्रेन में मौजूद सोना दिखाने ले आता है। गवर्नर मिस्टर एश को सोना दिखाते हुए कहता है,
अब हम हमारे देश की संपत्ति आपके बैंकों के हवाले कर रहे हैं ताकि आप हमारे देश की संपत्ति की रक्षा करें। तब मिस्टर ऐश कहते हैं इससे आपके देश के लोगों को काफी फायदा होगा। आगे टाइलर गवर्नर को ट्रेन की सिक्योरिटी दिखाने ले जाता है। दूसरी तरफ क्वेंटिन, सारा और मारिया भी ट्रेन के अंदर एंटर हो गए थे। टाइलर गवर्नर को ट्रेन की सिक्योरिटी दिखा रहा होता है, तभी वो उसे नीचे धक्का देता है। दूसरी तरफ सारा, मारिया और क्वेंटिन ट्रेन के अंदर घुसकर ट्रेन के पीछे वाले डब्बे को जिसके अंदर सोना था उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस डब्बे को ट्रेन से अलग कर देते हैं। अब उस ट्रेन में एक और ऐसा डब्बा था जिसके अंदर सोना रखा हुआ था। आगे टाइलर उस डब्बे में जाता है जिसमें मिस्टर ऐश थे। तब मिस्टर ऐश टाइलर से गवर्नर के बारे में पूछते हैं। तब टाइलर कहता है मैंने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। यह बात सुनकर मिस्टर ऐश गुस्सा होते हैं। तब टाइलर कहता है मिस्टर ऐश, हमारे पास सिर्फ 60 दिन ही बचे थे इस रेल रोड के प्रोजेक्ट के लिए मेक्सिको में जमीन हासिल करने के लिए। मैं इस प्लान को पूरा ही करने वाला था, तभी उन दो लड़कियों ने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया। वो दोनों लड़कियां बैंकों से हमारा पैसा लूटने लगी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस सिचुएशन का फायदा उठाए। मिस्टर ऐश कहते तो तुम इस गोल्ड को इस देश से चुरा कर ले जाने वाले थे। तुमने गवर्नर को विश्वास दिलाया कि ये सोना यहाँ पर रहेगा तो चोरी हो जाएगा। तब टाइलर कहता है हाँ, मैं इस सोने को यहाँ से चुरा कर ले जाने वाला हूँ। तब मिस्टर ऐश कहते मिस्टर जैक्सन, मैं तुम्हारी तरह कोई चोर नहीं हूँ और मैं तुम्हारा इस काम में साथ भी नहीं दूंगा। तब टाइलर कहता है मैंने आपको साथ देने को कहा भी नहीं, और टाइलर अपनी गन निकालकर मिस्टर ऐश पर अड़ा देता है। उसी वक्त एक गोली चलती है जिसके कारण टाइलर की गन उसके हाथ से छूट जाती है। ये गोली मारिया ने चलाई होती है और वो टाइलर को उसके हाथ खड़े करने को कहती है। तब वहाँ पर क्वेंटिन भी आ गया था और उसके सामने उसकी मंगेतर खड़ी हुई थी। तब टाइलर मारिया को कहता है तुम अब हार चुकी हो, मैं ये ट्रेन अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तब मारिया उसे वो ट्रेन का डब्बा दिखाती है जिसे उन्होंने पहले ही ट्रेन से अलग कर दिया था। तभी वहाँ पर सारा आ जाती है और वो टाइलर से कहती है हम तुम्हें भी जीतने नहीं देंगे। तुमने लोगों को मारा है, उनको लूटा है और उनका पैसा लेकर जाना चाहते हो। तुमने ही मेरे पिता को ही मारा है। हमने साइंटिफिक मेथड से ये पता लगा लिया है। साइंटिफिक मेथड का नाम सुनते ही क्वेंटिन की मंगेतर समझ जाती है कि इनके साथ क्वेंटिन भी है और वो वहाँ मौजूद क्विंटन का मास्क उतारती है और वो क्विंटन को देखकर खुश होती है। उसी वक्त टाइलर अपनी गन उठाकर फायर करता है और सारा और मारिया भी टाइलर पर फायर करती है। टाइलर किसी तरह से वहां से बच के निकल जाता है और पीछे वाले ट्रेन के डब्बे में जाकर उस डब्बे को भी ट्रेन से अलग कर देता है। अब टाइलर ट्रेन के उस डब्बे में था जिसमें बाकी का सोना रखा हुआ था। तब सारा और मारिया भी जंप करके उस डब्बे तक पहुंच जाती है। टाइलर उस डब्बे से सोना लेकर भागने की तैयारी कर रहा होता है। उसी वक्त वहां पर सारा और मारिया आकर उस पर गोली चलाने लगते हैं। तब अपने आप को बचाने के लिए टाइलर ट्रेन के साथ ही दौड़ रहे सारा के घोड़े पर जंप कर जाता है और वहां से भागने लगता है। तब मारिया अपने घोड़े को आवाज लगाने के लिए कहती है और मारिया के घोड़े की आवाज लगाते ही सारा का घोड़ा रुक जाता है और टाइलर घोड़े से नीचे आकर गिरता है। ट्रेन का डब्बा भी रुक चुका था और सारा और मारिया दौड़कर टाइलर के पास जाते हैं और टाइलर के पास पहुंचकर सारा और मारिया बहस करने लगते हैं कि उन्हें टाइलर को मारना चाहिए या नहीं। सारा टाइलर को नहीं मारना चाहती थी, इसलिए मारिया उसे मारने के लिए तैयार होती है, पर मारिया की गन में गोलियां खत्म हो चुकी थी। तब टाइलर अपनी गन निकालकर मारिया को मारने वाला होता है, पर उसी वक्त सारा अपनी गन से टाइलर को मार देती है। अब उन दोनों ने मेक्सिको के सोने को लूटने से बचा लिया था। आगे वो दोनों क्वेंटिन को साथ देने के लिए थैंक्स कहते हैं और क्वेंटिन अपनी मंगेतर के साथ वहां से निकल जाता है। आगे सारा और मारिया घोड़ों पर बैठकर जाने लगते हैं। तब सारा मारिया से कहती है मैं पहले यूरोप में थी, वहाँ का सनसेट काफी अच्छा होता था। तब मारिया सारा से पूछती है क्या वहाँ के बैंकों में पैसा होता था। तब सारा कहती है हाँ बहुत सारा, और ऐसा कहकर सारा अपना घोड़ा तेजी से भगाने लगती है। तब मारिया भी सारा के पीछे अपना घोड़ा भगाने लगती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।